हेलो हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। प्रवीण साहनी एडमिट्स जनरल आसिम मुनीर द ओनली लीडर हु कैन हैंडल यूएस एंड इजराइल। इस बात में कोई शक नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम तक जो आसिम मुनीर है ना, वो डटे रहे हैं कि नहीं, हम इनकी जो टॉक्स है वो करवा के रहेंगे, शांति जो है वो दोनों के बीच में करवा के रहेंगे। नहीं तो और कोई होता यार, मतलब उनके कंट्री में नहीं हो रहा था, वो पीछे भी हट सकते थे, बट नहीं, आसिम मुनीर नहीं हटे। ये बात मेरे को बिल्कुल सही लग रही है। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हमारी फॉरेन पॉलिसी, भारत देश की फॉरेन पॉलिसी बदलेगी क्या? भारत की अपने पड़ोसियों के प्रति भी जो पॉलिसी है क्या वो बदलेगी? इससे पहले कि इन बड़े बड़े सवालों पर मैं आऊं और आपसे चर्चा भी करूं, मैं सबसे पहले ये समझना चाहती हूं कि अभी जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, पहले वो गए ओमान और उसके बाद वो गए हैं पाकिस्तान। साथ साथ वहां के ईरानियन जो राष्ट्रपति हैं वो भी गए हुए हैं पाकिस्तान। इसका क्या ताल्लुक इससे जो टॉक्स अभी चल रही हैं उसी से है या कुछ अलग बात है? किस तरह की ये जुगलबंदी हो रही है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, ये दो बातें हैं। पहले हमने देखा कि जो फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची है और खालिबाफ है, जो उनके टॉप लीडर हैं, जो पार्लियामेंट स्पीकर भी हैं, ये दोनों गए थे ओमान। ओमान की टॉप लीडरशिप से मिले हैं। उसकी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने, ईरान ने ओमान के साथ मिलकर एक बनाई है पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। तो 60 अच्छा। दिन के बाद जब फाइनल डील साइन होती है, अगर होती है, तो उसके बाद जो है वहां पर एक तरीके की कोई फीस लगेगी। अब आप उसको टोल बोल लीजिए, आप उसको कोई और नाम दे दीजिए। वो फीस ईरानियंस ये लगेगी? कह रहे हैं कि हम दोनों जो है मिलके इसको हम मॉनिटर करेंगे। जो भी यहाँ पे शिपिंग होती है, ये हमारा इंटरनल वाटरवे है जिसको हम अलाउ करेंगे एज अ इंटरनेशनल वाटरवे अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो उसके लिए वो तो वहां गए थे बातचीत करने के लिए। जहां तक मिलिट्री का सवाल है, उसकी देख रेख का सवाल है, इस पूरी पर्शियन गल्फ जो मैं बात कर रहा हूँ, पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और गल्फ ऑफ ओमान, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो आईआरजीसी नेवी की है। वो ईरान के पास है। ईरान ही यहाँ से माइंस भी निकालेगा। कोई बाहर की ताकत नहीं आएगी यहाँ काम करने। उसके बाद जैसे आपने ठीक बताया, पाकिस्तान में पहले गए थे उनके प्रेसिडेंट ईरान के, जो कि पेशिशकियन है, वो गए थे अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेकर। और उधर ओमान से अराक्ची और खाली अराक्ची जो है वो इधर आ गए हैं पाकिस्तान में। देखिए, हमें ये समझना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत कुछ एक साल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हासिल किया है। पहले मैं आपको समझा दूं क्या बात तो हासिल किया सही है है। और उसका मतलब क्या है। इस समय देखिए, अराकी जो है उन्होंने ओपनली बताया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा है, वेस्ट एशिया में जितनी भी रीजनल प्रॉब्लम है उनका रीजनल सोल्यूशन होगा, बाहर की ताकतें वहां नहीं होंगी। और ये एमओयू में भी लिखा हुआ है अलग तरीके से। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को जाना है वेस्ट एशिया छोड़कर, और अराकची ये कोशिश कर रहे हैं अब, जो कि कामयाब हो रहे हैं, कि सारी जो रीजनल ताकतें हैं वेस्ट एशिया की, वो सब एक साथ मिलजुल के काम करें। अब एक ही ऐसी ताकत है जो वेस्ट एशिया की नहीं है, पर वो वेस्ट एशिया के साथ परमानेंटली जुड़ गई है, और वो है पाकिस्तान। कैसे जुड़ गई है? वेस्ट एशिया में जो बड़ी ताकतें हैं, एक तो क्वाड बन गया है। उस क्वाड के अंदर है टर्की, उसके अंदर है इजिप्ट, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। चार बड़ी बड़ी कंट्री ये आपस में बात कर रही हैं। फिर जो ये एमओयू है, देखिए ईरान ने इस एमओयू का नाम दिया है इस्लामाबाद एमओयू, जो कि अमेरिका ने नहीं दिया है। अमेरिका ने उसको सिर्फ एमओयू बोला है। तो जहां तक एमओयू का ताल्लुक है, उसके अंदर कतर जुड़ गया है एज मीडिएटर, पाकिस्तान जुड़ गया है एज मीडिएटर, और ईरान और अमेरिका तो है ही उसके अंदर। तो अब ये जो डेलीगेशन वहां गया है, अब रिश्ते और बेहतर करने हैं ईरान को पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का एक परमानेंट रोल है, सिक्योरिटी के रोल के ऊपर है, एक जियोपॉलिटिकल रोल है, एक मीडिएटर से बड़ा रोल है। मतलब वेस्ट एशिया में आप ये मान के चलिए, पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्री है, पर वेस्ट एशिया में उसकी हर जगह जरूरत है। अब वो जो गए हैं, जो अराकची हैं और पेशिशकियन, जो अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेके पाकिस्तान गए हैं, अब वो बातचीत वहां हो रही है इकोनॉमिक इश्यूज पे, सिक्योरिटी इश्यूज पे, मिलिट्री इश्यूज पे, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो सब कुछ हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जहां तीन बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। उन तीनों के साथ उसके अच्छे हैं, रिश्ते जो हाँ। है बहुत अच्छे हैं, टर्म्स जो है। और किसी कंट्री के नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अमेरिका ने तय किया है, यूरोप ने तय किया है, रीजनल कंट्रीज वेस्ट एशिया की ने तय किया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी अच्छी दिखाई। अच्छा, ये वो तो मुस्लिम सब कंट्री कह है रहे हैं जिसके कि पास ऑपरेशन न्यूक्लियर सिंदूर के वेपन्स है। तो मैं बाद आपसे ये बहुत कहने हाइप की मिली कोशिश है कर रहा हूँ पाकिस्तान को। कि पाकिस्तान का जो ओहदा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में परमानेंटली बहुत बड़ा हो गया है।
ये हमें समझना है। तो बड़ा हो गया। और मैं कई ऐसे कमेंटेटर्स को देख रही थी जो अदरवाइज अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में पाकिस्तान तथाकथित रूप से एक दुश्मन देश के तौर पे जाना जाता है और जाहिर है एक टेरर का स्पॉन्सर रहा है। उस लिहाज से भी एक झिझक भी जो जिन लोगों में थी उनमें भी देख रही हूँ मैं। ब्रह्मचलानी जैसे लोग भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ओहदा बड़ा है, लेकिन एक ओहदा एक तरफ है और दूसरी तरफ है उसकी यूटिलिटी, कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जाहिर है वेस्ट एशिया में तो उसका असर नहीं होगा। तो मुझे ये बताइए इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान का फायदा ये है कि जो भी, यानी एक ऐसा देश जो सऊदी अरब से भी नजदीक है, ईरान से भी नजदीक है, अमेरिका से भी नजदीक है, इन सबसे लगातार बातचीत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो भारतीय कमेंटेटर्स कहते हैं वो ये, अभी भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्री और राष्ट्रपति वहां गए, कि अमेरिका जो कुछ भी करवाना चाहता है वो सीधे कराने के बजाय वो चला जाता है पाकिस्तान के रूट से। तो पाकिस्तान भी खुश होता है कि हाँ ठीक है हमने आपके लिए काम कर दिया, और असुविधा नहीं होती, इनकन्वीनियंस नहीं होता अमेरिका को। देखिए, जब तक ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, जो मैंने आपको बहुत मुख्तर तरीके से बताया, इसका मतलब ये है कि जो रीजनल कंट्रीज है वो रीजनल सोल्यूशन निकालें, रीजनल प्रॉब्लम्स का, अपने मसलों का हल खुद निकालें। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में आप ये समझिएगा, जो आप कह रही हैं, हमें इसको समझना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को। इसमें आप देखिएगा जो पाकिस्तान है उसका सऊदी अरेबिया से सिक्योरिटी अरेंजमेंट 1970 से है, कोई नया नहीं है। पर सिंदूर के बाद नवंबर 2025 में उन्होंने फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट किया। उसके बाद आप देखिए कतर भी उनसे बात कर रहा है। हाँ। जैसे मैंने आपसे बताया, ये एमओयू में लिखा हुआ है कि अमेरिकन को जो है वहाँ वेस्ट एशिया से जाना है, उनको अपनी जो फोर्सेज हैं जो नज़दीक हैं ईरान के, उसको एंड ऑफ द डील तक, मतलब 60 दिन से 30 दिन आगे, मतलब 90 दिन के अंदर अंदर निकालना है। तो कतर से भी वो निकलेंगी। कतर ऑलरेडी बात कर रहा है पाकिस्तान से। तो कहने का मतलब ये है, सिक्योरिटी रोल एक बात है। दूसरी बात ये है कि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसका जियोपॉलिटिकल ओहदा बढ़ गया है, इसका मतलब ये है जो ये यूरेशियन लैंड मास आज हम देखते हैं नक्शे के अंदर, माइनस वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे सारा काम हो रहा है। यहाँ पर आपके दर्शकों को शायद मालूम हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ रहा है, बहुत आ चुका है, और जो रशिया है उनका यूरेशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आ चुका है। इस सब में ट्रेड, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस सब में पाकिस्तान जुड़ गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो ये सिक्योरिटी एक इशू है, बाकी वो नए वर्ल्ड ऑर्डर में जुड़ गया है। और आज जो उसकी जो है रीच है, स्ट्रेटेजिक रीच, वो वेस्ट एशिया में पहुंच चुकी है। तो देखिए, जब तक हिंदुस्तान के एनालिस्ट और सरकार सच्चाई नहीं समझेगी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ये मेरा कहना है। तो इसमें झिझक की कोई बात नहीं है। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और उसमें पाकिस्तान का रोल क्या है। और इससे पहले भी आप कह चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि कोऑपरेशन का ये दौर है और दोनों के बीच रिश्ते फिर से बहाल होने चाहिए। और आप नहीं, हम तो कहेंगे इस देश को जो चलाने वाली संस्था है आरएसएस, वो तो खुद कह रही है कि बातचीत का मौसम आ गया है, बातचीत का अब वक्त आ गया है। लेकिन साथ साथ आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। अभी भी एक मेजर न्यूज वेबसाइट में आर्टिकल पढ़ रही है कि पाकिस्तान ये बहाना बना रहा है, दिखा रहा है कि वो पीस टॉक्स करना चाहता है या पीस टॉक्स में एक मीडिएटर का रोल अदा करना चाहता है। उसका फायदा दरअसल वॉर में है। जितनी दिन तक ये वॉर चलती रहेगी उसकी अपनी एक हैसियत बनती और बढ़ती रहेगी और पूरी दुनिया को वो दिखाता रहेगा। तो अभी भी इस तरह के आर्टिकल छप रहे हैं। लेकिन मैं ईरान पर वापस लाना चाहती हूँ आपको, और ये समझना चाहती हूँ कि ये पूरे जो फसाद है ये शुरू हुआ था इस तरह से कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमला, इजराइल के साथ हमला ईरान पर इसलिए करना चाहते थे कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको खत्म कराना था, उनका मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोडक्शन था वो बंद कराना था। बाद में तो ये भी कहने लगे थे कि औरतों को आज़ाद कराना है, वहाँ ह्यूमन राइट्स के लिए भी बात करनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा बयान दिया और कहा लोगों से ईरान के कि जाइए अपनी सत्ता पर अपना तख्त पलट दीजिए और अपना सिंहासन हासिल कर लीजिए। इस तरह की बातें वो कर रहे थे और अब पूरे के पूरा मामला आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टिक गया है। कई बार हमने आपसे बातचीत की है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने को लेकर आपने भी बातचीत में तरफ इशारा भी किया। उसी बात को मैं थोड़ा विस्तार से समझना चाहती हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल खुल गया है, ईरान जब चाहेगा उसको बंद कर देगा, तो उसके हाथ में एक तरह की ये चाबी है। अभी मैं ये भी पढ़ रही हूँ कि ये 60 दिन गुजर जाने के बाद ईरान ये भी सोच रहा है कि फिर से कोई टैक्स या टोल लगाने के बारे में सोच रहा है जिससे उसको आमदनी होगी। तो ये मसला तो कभी सॉल्व होगा नहीं। फिर देखिए, ये लड़ाई जो हुई है, ये वो लड़ाई है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिना सोचे समझे स्टेप्स ले लिए, उसके अंदर दाखिल हुए हैं। जहां तक नेतन्याहू का सवाल है, उनको पूरी क्लैरिटी थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। ट्रंप को शुरू से ही नहीं पता था। ट्रंप को ऐसा लगा नेतन्याहू की बात से कि जैसे मैंने वेनेजुएला किया है वही चीज मैं ईरान में भी कर सकता हूँ। तो उसका नतीजा अब ये है कि जो सिचुएशन लड़ाई से पहले थी वो सिचुएशन लड़ाई के बाद नहीं हुई। आई थिंक एटॉमिक पावर के ऊपर लड़ाई स्टार्ट हुई ग्राउंड की सिचुएशन बदल चुकी है। तो जो इंटरनेशनल वाटरवे था, स्टेट ऑफ ये हर्मुज, पर्शियन गल्फ स्टेट ऑफ हर्मुज, अब वो नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है ईरान ने ओमान के साथ मिलके, जिसके लिए जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उनके जो खालिबाफ हैं और जो अराकची हैं वो ओमान गए थे, ओमान की लीडरशिप से बातचीत हुई है। वो यही बातचीत हुई है कि हमको कैसे सारी जीसीसी कंट्रीज को साथ लेके और कैसे हम इसको
हमें करना चाहिए आगे का 60 दिन के बाद का, जब डील साइन हो जाती है काम। और जैसे आप बता रही हैं, किसी तरीके का टैक्स पक्का लगेगा, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी टैक्स लगा सकते हैं या और किसी नाम से टैक्स लगा सकते हैं। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, ये पूरा ईरान की नेवी के कब्जे में है और वहीं रहेगा। तो ये कहना कि अब सिचुएशन पहले जैसी हो जाए तो वो नहीं होगी। और ईरानियन ने साफ कह दिया है कि जब फाइनल डील हो भी जाती है, हम इजराइल के किसी वेसल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से नहीं जाने देंगे। इजराइल के अच्छा, लिए इजराइल हमेशा का के लिए कोई बात वेसल खत्म नहीं हो जा चुकी है पाएगा। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का ताल्लुक है। जैसे मैं आपसे कह रहा था, ईरान ये लड़ाई जीत गया है, हमको पहले तो ये समझना है। हमको ये नहीं सुनना है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें ईरानियन जो बोल रहे हैं उसको सीरियसली लेना है। बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और आपने ही, मुझे याद है कई महीने पहले बार-बार इसको दोहराना भी अजीब लगता है कि शायद आप अकेले ऐसे कमेंटेटर, अकेले ऐसे एक्सपर्ट रहे होंगे जब इस बात को कह रहे थे, और बाकी हमारे दर्शक कमेंट्स में लिख रहे थे कि ये क्या कोई दीवाने हैं, ये कहाँ से कौन-सी मनोहर कहानियाँ पढ़ते हैं ये कह रहे हैं कि ईरान अपनी शर्तों पर इस जंग को खत्म करेगा, तब ये जंग खत्म होगी। और आपने इस इन एज़ मेनी वर्ड्स, ये इतने अपनी ही हर शब्दों में वीडियो आपने में इस बात को बोला है। कहा था, और वही सब कुछ हमारे सामने एक फिल्म की तरह ऐसा लग रहा है कि रोल हो रहा है। और मुझे वो तमाम इंटरव्यूज़ जो आपने मुझे दिए इस चैनल पे जो एयर हुए हैं, वो सब एक फ्लैशबैक की तरह इस वक्त मेरे सामने आ रहे हैं। और मैं भी आपकी बात पे यकीन नहीं करती थी, बार-बार क्रॉस क्वेश्चन करती थी, और आज मैं आपसे वही सवाल पूछ रही हूँ। हमारे उन दर्शकों की जानकारी के लिए, देखिए हॉर्मोन्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने किताबों में पढ़ा हो या हमें पता हो क्या चीज़ है। थोड़ी-सी एक जानकारी ये चाहती हूँ आपसे, फिर मैं 1-2 आपसे इंडिया सेंट्रिक सवाल भी पूछूँगी। भारतीय दर्शक इसको देख रहे हैं कि उन्हें कैसे इस जंग को देखना चाहिए, कि हॉर्मोन्स की स्थिति इस जंग से पहले क्या और थी, इस बात जंग के कैसी बाद हुई अभी जो है वो क्या है, और 60 दिनों के बाद क्या होगी? तो देखिए, जहां तक जंग से पहले हमने देखा था कि जब 12 डे वॉर हुई थी 2025 में, 12 डे वॉर में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद नहीं किया था, पर जो हुतीज थे वो एक्टिव थे रेड सी के अंदर। अब उन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हमेशा खुला रहा है। जहां तक ईरान और ओमान का ताल्लुक है, वो 1974 से ये बात कर रहे हैं कि ये हमारा इंटरनल वाटरवे है, ये हमारा वाटरवे है। अगर आप नक्शा देखिएगा तो ये इनका इंटरनल वाटरवे है, पर उसके बारे में कोई दुनिया से बात नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया है समझदारी के साथ, कि जैसे ही लड़ाई शुरू हुई है 28 फरवरी को, जो अग्रेशन किया है अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके, पहली चीज उन्होंने क्या करा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया क्योंकि वो सालों साल इसकी तैयारी कर रहे थे। सालों साल उन्होंने यहाँ मिलिट्री कैपेबिलिटीज लगाई हुई थी। सालों साल उनको पता था इसको हमें कैसे बंद करना है और कैसे इसको चलाना है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया ईरान ने कि ये हमारी वाटरवे है, ये हमारी टेरिटरी है, और अब हम जो है हमारी टेरिटरी है तो हम तय करेंगे हमें क्या करना है। Exactly. क्योंकि दुनिया आज मल्टीपोलर हो चुकी है, दो बड़ी ताकतें रशिया और चाइना, उन्होंने भी पब्लिकली ये फिर कह दिया कि ये ईरान की टेरिटरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो भी बोलते रहते हैं कि मैं उसको उड़ा दूंगा या वो फ्री हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ 60 दिन के लिए है, वो तब तक के लिए है जब तक फाइनल डील साइन नहीं होती। और जैसे मैं अभी आपको भी बता कोई चुका डील साइन होनी बाकी है। अमेरिका के पास कोई मिलिट्री ऑप्शन है नहीं। तो स्विट्जरलैंड में जो प्रेसिडेंट मीटिंग हुई ट्रम्प है चाहते उसका हैं क्या कि हुआ जल्दी है? से जल्दी इस लड़ाई से बाहर निकलूं। तो जीती हुई या आई पार्टी जो थिंक होती है वो नहीं, ये तय करती वीडियो है तो दो क्या दिन करना पहले है। की है। ये बात बिल्कुल सही है। प्रवीण सहाने जी की वीडियोस हम लोग इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, जब से ये वॉर शुरू हुई है, और वो शुरू से कहते थे ईरान कभी झुकेगा नहीं, और लास्ट में आके ईरान ही जीतेगा, ईरान की शर्तों पे ही जो जंग है वो बंद होगी। और ये हमने आज देख भी लिया यार, यही हो रहा है। जो जो ईरान कह रहा है अमेरिका को वो सारी बातें माननी पड़ रही हैं। और ईरान ने जैसे बोला कि वो इजराइल को जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से नहीं निकलने देगा। बात शुरू कहाँ से हुई थी, एटॉमिक पावर से, और पता नहीं वहां की गवर्नमेंट से। अमेरिका को वहां की गवर्नमेंट पसंद नहीं थी ईरान की, हम उनकी गवर्नमेंट चेंज कर देंगे, और बात आगे कहाँ रुकी है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे। मतलब ये सुन के कई बार मतलब ऐसे फनी भी लगता है कि यार मतलब क्या तुमने बातें करी थी और आज तुम क्या बातें कर रहे हो। बट आज की जो वीडियो थी ना वो बहुत एंटरटेनिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव। नो डाउट, इस बात में तो वाकई में कोई शक ही नहीं है। प्रवीण सहानी जी की हमने कितनी वीडियोस अपने इस चैनल पे की हैं, और जिस तरीके से उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर हमें नॉलेज दी है, आई थिंक अभी तक हमें इस टॉपिक के बारे में जितना कुछ समझ आया ना, वो प्रवीण सर के कारण ही आया है। क्योंकि वो इतनी लॉजिकल बातें करते थे ना अपने हर इंटरव्यू के अंदर। वो हमेशा ये बात बोलते थे कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पावर इतनी ज्यादा हाई है कि अब उसने वेस्ट एशिया तक कवर कर लिया है। सो डेफिनेटली अगर पाकिस्तान कोई भी चीज बोलता है तो उसका अब इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर पड़ने लग गया है। अमेरिका भी उस चीज को बहुत ध्यान से सुनने लग गया है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसका एक गलत स्टेप उसे ईरान के साथ ये जंग हरवा सकता है, तो आई थिंक वो पाकिस्तान के साथ भी अब किसी तरीके का कोई ग्लिचेस नहीं चाहता होगा। और जिस तरीके से ईरान ने ये पूरी वॉर जीती है ना, वो वाकई में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तो ये देखना अब काफी इंटरेस्टिंग होने वाला
वाला है कि इन्होंने जिस तरह इस वीडियो के अंदर बताया कि अभी एक फाइनल डील और साइन होनी बाकी है, सो उसके बाद क्या नतीजा निकलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या रिजल्ट निकलने वाला है, ये बहुत ज्यादा मुद्दा जो है अब इंपॉर्टेंट हो चुका है। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय। bye.